नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के बीच भारत की वायु शक्ति ने एक बार फिर से अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की ताज़ा वैश्विक एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना ने लगातार तीसरे स्थान पर अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है। खास बात यह है कि वर्ष 2022 से लगातार 5वीं बार भारत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से भी आगे बना हुआ है और अब ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 6वीं बार ये रैंकिंग केवल विमानों की संख्या नहीं बल्कि तकनीकी क्षमता, बेड़े की विविधता, परिचालन दक्षता, आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक सपोर्ट और भविष्य की तैयारी जैसे व्यापक मानकों पर आधारित है। यानी ये भारत की वायु शक्ति की समग्र क्षमता का वैश्विक आकलन है। हालांकि रिपोर्ट भारतीय वायुसेना के सामने मौजूद चुनौतियों की ओर भी संकेत करती है, जैसे लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, अबाक्स और आई स्टार जैसी फोर्स मल्टीप्लायर क्षमताओं का विस्तार अभी भी प्राथमिकता में है। तो क्या ये रैंकिंग भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का प्रमाण है और चीन से लगातार आगे रहने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं और आधुनिकीकरण की अगली मंजिल क्या होगी? इन सभी पर हम करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और इसी चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। एयर मार्शल संजीव कपूर जी जुड़े हुए हैं और फॉर्मर DG इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी इंडियन एयरफोर्स हैं, और कॉमोडोर मुकेश भार्गवा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर डिफेंस इनोवेट इंडस्ट्री एसोसिएशन। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपके पास हम आना चाहेंगे संजीव जी, और आपसे जानना चाहेंगे ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत अच्छे आंकड़े हैं और जो भारत की स्थिति है वो भी लगातार बहुत अच्छी बनी हुई है। कैसे इस रिपोर्ट को निष्पक्ष माना जाए? नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इससे सारी दुनिया परेशान है। मैं हर फोरम में ये कहता हूँ कि किसी भी मापदंड पे भारत का जो बढ़ना है वो पसंद नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हमारी नेबरहुड हो, चाहे जनरल एरिया में यूरोपियन नेशंस हैं। भारत एक बड़ी पावर एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसे आप जानते भी हैं, बहुत सालों से हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कोई ख़ास काम किया नहीं है। हम एक बेसिकली स्पेशली एयरफोर्स में एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी थे, और हमारे जो भारतीय वायुसेना के खुद के जो LCA जहाज़ बनने थे उसके इंजन्स भी भारत ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अमेरिका ने पिछले 6 सालों से वो इंजन भारत को किसी न किसी कारण से देने से कुछ दिक्कतें जाहिर की हैं, जिसके चलते हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो फ्लाइट लाइन पे नहीं आए हैं। स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ डिप्लीट हो रही है। बट दूसरी तरफ जो आपने रिपोर्ट बताई है WDMMA की, वो पिछले साल भी भारत को उन्होंने चीन के ऊपर रखा था, और मैंने एक प्रोग्राम पिछले साल भी किया था इस रिपोर्ट आने के बाद। ये एक नंबर्स में चीन हमसे करीब 6 गुना ज़्यादा है फाइटर एयरक्राफ्ट्स में। उनके पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, वो 6th जनरेशन फाइटर उड़ा रहे हैं, दुनिया को अपनी लेटेस्ट हैं। बट इस रैंकिंग में वो क्यों पीछे हैं, तो एक आम दर्शक के लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि इसके अंदर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सबसे ज़रूरी है पायलट्स की कैपेबिलिटी। अब 1979 के बाद चाइनीज़ ने कोई जंग नहीं लड़ी किसी के साथ। उनका जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो ना के बराबर है। उनकी कोई भी जो भी सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने असली में कोई युद्ध नहीं देखा अभी तक, जबकि भारतीय वायुसेना और बाकी हमारी आर्म फोर्सेस रेगुलरली हैव बीन एंगेज्ड। लेटेस्ट जो पिछले साल ऑप सिंदूर हुई थी, तो एक ये फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर ये रहता है कि हमारी साथ इस वक्त करीब 40 वायुसेनाओं के पायलट्स भारतीय वायुसेना के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे पायलट्स हैं, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि भारत एक सब कॉन्टिनेंट है। भारत में हिमालयज हैं जहाँ पे हमारे रनवेज 10 से 15,000 फीट के एलिवेशन पे हैं। भारत में रेगिस्तान मिलेगा। भारत में 7,500 किलोमीटर की समुद्री कोस्ट लाइन है जिसपे हमारे एयरबेसेस हैं। हमारे यहाँ जंगल्स हैं, हमारे यहाँ थिक मैनग्रोव्स हैं, और उनके बीच में हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। तो ऐसा जो विविध दुनिया का जो एरिया है वो किसी और देश में नहीं है।
तो इसी कारण से भारतीय जो पायलट्स हैं और जो एयर क्रू हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, जब वो दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो वो एक अपनी छाप छोड़ के आते हैं। और मेरी समझ से एक ट्रेनिंग हो गया, एक हमारा लॉजिस्टिक्स जो आजकल बहुत बढ़िया बन गया है आफ्टर हेडक्वार्टर आईडीएस आने के बाद। हमने नोडल हब्स बनाए हैं ज्योग्राफिकली, आर्मी नेवी एयरफोर्स के हमारे लॉजिस्टिक्स हब बन गए हैं। और हमारी जो क्षमता है वो जब हम विदेशों में एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं वहाँ दर्शाई जाती है। तो इन सब मापदंड और आंकड़ों के साथ ये इवैल्यूएशन होती है। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं दुनिया भारत और भारतीय सेनाओं की तरफ एक अच्छी नज़र से देखना स्टार्ट करेगी। बिल्कुल, आपने बताया कि क्यों ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और कौन-कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं जिससे लगातार भारत की स्थिति ये बनी हुई है छठवीं बार भी। मुकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, कोई भी जो इस तरह की रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये निष्पक्ष रिपोर्ट है, स्वतंत्र वैश्विक जो संस्था है उसका विश्लेषण है, तो किस तरह से रणनीतिक साख भी इससे जुड़ी होती है और किस तरह से भारत की जो रणनीतिक साख है वो इस रैंकिंग पर लगातार मजबूत होती हुई दिखाई देती है और उसका असर क्या होगा? जैसे कि एयर मार्शल कपूर ने अभी बताया कि ये जो रैंकिंग आई है, जो ट्रू वैल्यू रैंकिंग जो है, रेटिंग जो है, टीआरवी रेटिंग, ये पहले ये टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर डिसाइड की जाती थी, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत चीजें शामिल की जाती हैं, जिससे कि जो रैंकिंग आई है वो अगर एक बार इंडिया का नंबर 3 पे आता तो उसको मान सकते हैं कि ये किसी तरह से फ्लूक हो सकता है, लेकिन 5 साल से बराबर उसी पोजीशन को बनाए रखना इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ ये रियलिस्टिक रैंकिंग है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी टैक्टिकल पोजीशन के ऊपर बहुत जबरदस्त होगा। स्पेशली अगर हम देखें कि पीएलए एयरफोर्स जो है, जो चाइनीज एयरफोर्स जो है, उसके ऊपर 5 साल से बराबर बना रहने, इसका मतलब है कि ये जो निष्पक्ष एजेंसी है जिसने रैंकिंग की है, उन्होंने काफी चीजों को मद्देनजर रखा है। उन्होंने देखा है कि किस तरह का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अभी जैसे कि एयर मार्शल कपूर ने बताया कि हमारा इंडस्ट्री उतना परिपक्व नहीं था पहले, और एचएएल अकेला जो बनाया करता था एयरक्राफ्ट, लेकिन अब जैसे 5th जनरेशन फाइटर जो है एफजी, जो हम लोग एमका, जिसके लिए कि हम लोग अभी बिड शुरू होने वाले हैं, उसके अंदर 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को उसमें कैंडिडेट रखा गया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो उनके पार्टनर के साथ, टाटा और भारत फोर्ज। इसमें एचएएल को नहीं रखा गया है क्योंकि एचएएल के पास ऑलरेडी काफी ऑर्डर्स हैं और वो उनको तेजस मार्क 1A है, तेजस 2 है, और बाकी भी एयरक्राफ्ट उनके पास आते रहेंगे। हमने देखा है कि इंडस्ट्री में C295 ऑलरेडी टाटा ने बनाना शुरू कर दिया है, और एमका के लिए 3 प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आने लगी हैं। और हम लोग एरो इंजन के लिए, जो कि एक बड़ी कमी है हमारी इंडस्ट्री कैपेबिलिटी के अंदर, उसके लिए भी काफी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिससे कि हम वो भी अपने देश में बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने लास्ट मई में किया, उसमें जो एयर पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स ने किया, उसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। और एक तरह से उन लोगों ने खड़े होकर इस बात का मुआवजा लेना शुरू किया है कि ये एक एयरफोर्स है जो, अगर इसको हम कंपेयर करें जो रशिया यूक्रेन वॉर है जो पिछले 4 साल से चल रहा है, या जो 3 महीने से ज्यादा से जो वेस्ट एशिया में ईरान, यूएस और इजराइल का वॉर चल रहा है, उससे कंपेयर करें अगर हम, हमारा जो लास्ट मई का जो हमारा इवेंट था, जिसमें 88 घंटे के अंदर 4 दिन से कम में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पे ला दिया। तो ये एक तरह का जो हम लोगों ने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, ये स्टैंड ऑफ रेंजेस के लिए, ये वेपनरी के लिए, और ये जो मार्शल कपूर ने बताया अपने पायलट्स की कुशलता के ऊपर एक तरह का ठप्पा लगाता है, जिससे कि विश्व के सभी बिल्कुल उसकी पुष्टि करता है। बिल्कुल, एयर मार्शल कपूर, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह से ये हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस को भी दिखाती है। अभी जैसे भारतीय वायुसेना को मैंने आपको बताया कि कैसे हम डाइवर्स
वेदर कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं। दुनिया में कोई देश हर मशीन और पायलट को इतनी विविधताओं के साथ नहीं प्रयोग में लाता। वही पायलट सियाचिन में उड़ता है जो कि 25,000 फीट पे है एलिवेशन पे, और वही पायलट समुद्री सीमाओं पे उड़ता है, वही पायलट रेगिस्तान में उड़ता है, वही मशीन इन्हीं जगहों पे उड़ती है। तो मैन और मशीन का जो कॉम्बिनेशन है जो हमारी ट्रेनिंग से आता है, तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। हम जहाँ पे भी गए, मैं खुद निजी तौर से करीब कई 4 या 5 इंटरनेशनल एक्सरसाइज में मैंने पार्टिसिपेट किया, और जब हम बाहर जाते थे, जब हम उनसे इंटरेक्ट करते थे, जब हम दूसरे देशों की वायुसेनाओं के साथ एक्सरसाइज में लगते थे, अंत में यही चीज़ निकल के आती थी कि हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है, हम अगर उस एनवायरनमेंट में नहीं फ्लाई किए, बट हम कितनी तेज़ी से विद इन आई थिंक सो 4 to 5 days हम हर चीज़ जो उस देश की एयर स्पेस की जो पिक्युलैरिटीज़ हैं उसको हमारे एयर क्रू बहुत अच्छे से समझ आते थे। और अंत में जहाँ पे भी हमने ख़त्म की वो एक्सरसाइजेस, हर एक ने ही बोला कि आपकी जो भारतीय वायुसेना के जो एयर क्रू की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये सदियों से जो हमारे प्रीडिसेसर्स रहे हैं, जो हमारे पहले रहे हैं, उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है ट्रेनिंग की, और हमारे देश में जो नई तरह की टेक्निक्स आ रही हैं उसको इंटीग्रेट करना, जैसे नए रडार्स आ रहे हैं, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, नए वेपन्स आ रहे हैं, नए वो आ रहे हैं, और भारत अब खुद भी इन चीज़ों का निर्माण कर रहा है। तो ऑप सिंदूर के बाद अगर आप देखें तो भारत के यहाँ पे एक लाइन लग गई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स की। तो 2014 में हम 600 odd करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, अब वो 62% बढ़ के अब वो करीब 38,000 करोड़ का हो गया, जिसका एक्सपोर्ट अभी टारगेट 2029 तक 50,000 करोड़ है। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री अभी करीब 7-8 देश गए हैं, हर किसी ने भारत से अस्त्रा मांगा है, ब्रह्मोस मांगा है, आकाश मांगा है, हमारे ISCCS मांगे हैं। ये सब ने ऑप सिंदूर में अच्छा काम किया है, और दुनिया ने देखा है कि भारत जो कि एक नेट इंपोर्टर था, अब अपना खुद का ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि बिल्कुल बना भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाँ। इसी क्षमता की हम आगे भी चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए TG न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉमोडोर भार्गव, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से संजीव जी भी बता रहे थे, जो ये रिपोर्ट है और जो इसमें आकलन किया जाता है उसमें जो स्वदेशी क्षमता है उसको भी देखा जाता है। तो इसमें जिस तरह से देखा गया है और भारत को लगातार बढ़ाती हुई ये रिपोर्ट दिखाई देती है, इसमें जो आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति है उसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कॉमोडोर भार्गव, आपसे ये सवाल किया था, किस तरह से ये जो रिपोर्ट आई है ये किस तरह से भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी की नीति को दिखाती है? ये जो रिपोर्ट आई है इसका जैसे मैंने बताया, इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें कई सारे फैक्टर्स माने जाते हैं। इसमें कि जो पूरी स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है, मॉडर्नाइजेशन है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, अटैक डिफेंस कैपेबिलिटी है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कॉमोडोर भार्गव की आवाज
हाँ, हमारे पास ठीक से नहीं आ पा रही है। एयर मार्शल कपूर, आपसे ही समझना चाहेंगे किस तरह से भारत की जो स्वदेशी की नीति है उसको बढ़त, उस पर पुष्टि होती हुई दिखाई देती है और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता भी उसे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में, उसमें लगातार जिस तरह से सरकार ने कदम भी उठाए हैं। सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो नेट सेंट्रिक नेटवर्क ऑपरेशंस रहती हैं, जैसे कि हमने ऑप सिंदूर में देखा था, तो उसके अंदर जो इंटीग्रेशन रहती है हमारे इक्विपमेंट्स की, जैसे L-70 गन्स हैं आर्मी की, ZU-23, शिल्का, पिचोरा, ये सारी 70s और 80s के इक्विपमेंट को भारत ने अपनी ओन कैपेबिलिटी से हमारे अपने भारत में निर्मित IACCs के साथ इंटीग्रेट किया। ये जो क्षमता है ओल्ड इक्विपमेंट को नए जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेट करना, और वो हम अपने लोगों से, तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें रूस के निर्मित जहाज भी उड़ रहे हैं, जिसमें वेस्टर्न नेशंस के बने हुए जहाज भी उड़ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कि पुराने और नए को बहुत अच्छे से जोड़ के प्रयोग कर रहा है। ये जो क्षमता है और जो वेपन है, चाहे वो ब्रह्मोस हो गया, चाहे वो स्कैल्प हो गया, चाहे वो क्रिस्टल मेज है, चाहे वो रैम्पेज है, चाहे वो एस्ट्रा है, उसको हम अपने ही साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने हमारे ही एयरक्राफ्ट पे जो इंटीग्रेट किया है वेपन्स को, वो भी एक बहुत बड़ी क्षमता है। और दूसरा, जो हमारे सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, चाहे वो एवैक्स हैं, चाहे वो AE अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स हैं, चाहे वो S-400 हैं जो आपने देखा होगा ऑप सिंदूर में, इन सब को इंडिजिनस इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करके प्लेटफॉर्म्स के साथ बनाना, ये एक और क्षमता है जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत उभर के आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ऑप सिंदूर में किया गया, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। ड्रोन्स जो कि आप देख रहे होंगे कि ईरान युद्ध में, रशिया यूक्रेन युद्ध में बहुत प्रयोग हो रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध में बहुत यूज़ हुए थे। तो भारत की जो ड्रोन कैपेबिलिटी है वो भी हम साथ में इन चीज़ों के, तो ये कहीं ना कहीं मेरी समझ से ये सारे फैक्टर्स जो भी इवेल्युएट करता है उन्होंने लिए होंगे और उसके बेसिस पे मार्किंग दी है, जो आपने बताया TVR करके बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। बिल्कुल। तो एक और महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में निकल कर आती है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। ये जो रिपोर्ट है भारत को चीन से भी आगे रख रही है, जबकि संख्या के लिहाज से देखते हैं तो चीन का जो बेड़ा है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो क्या जो आधुनिक एयर पावर है उसमें क्वालिटी बनाम क्वांटिटी, इसका संतुलन भी बदल रहा है? ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें जब क्वालिटी की बात करते हैं, हम ग्लोबल परिदृश्य में जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनकी बात करते हैं, उनकी क्षमता की बात करते हैं, तो ये उसको भी आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है। एक बड़ा विश्वास अब भारतीय जो आधुनिक वॉरफेयर है या युद्ध के जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर विश्वास जो है विश्व का इसीलिए बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जब ऑप सिंदूर हुई थी पिछले साल, तो चीनी इक्विपमेंट पहली बारी किसी ऑपरेशंस में यूज हुआ था। आज से, उससे पहले, ऑप सिंदूर से पहले चीन में निर्मित डिफेंस इक्विपमेंट किसी भी युद्ध में यूज नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के पास जो HQ-9, HQ-16 एयर डिफेंस इक्विपमेंट थे, जो उनकी मिसाइल्स थी PL-10, PL-15, वो उसकी मिक्स्ड रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया। और इसकी पुष्टि तब होती है जब इस साल जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, तो वेनेजुएला के पास भी चाइनीज इक्विपमेंट था जिसको बहुत तेजी से अमेरिकन फोर्सेस ने ओवर पार करके, तो दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो चाइनीज इक्विपमेंट बन रहा है और वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी बताई जाती हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि उनके नंबर्स हमसे बहुत गुना बड़े हैं, क्योंकि जो उनकी चाइना का इंडस्ट्रियल हब है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो मतलब हमसे बहुत ही आगे हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बट नंबर्स इटसेल्फ डू नॉट प्रूव कि वो हमसे बेटर हैं। जो इट इज़ बेसिकली द इंटीग्रेशन, जो मैंने आपसे बोला, जो नेट सेंट्रिक वॉरफेयर है, हमारी ट्रेनिंग है, हमारी लॉजिस्टिक्स हब है, हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, जो ऑन हैंड्स जो हमारे वो इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने की क्षमता है, और ये सारी चीज़ें जो भी मापदंड उन्होंने लगाए हैं उसमें हमारे को उन्होंने उनसे ऊपर रखा है, ये मेरा मानना है।
बिल्कुल। कॉमोडोर भार्गव भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भार्गव जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो अब भविष्य की तस्वीर हम देखते हैं, तो वो केवल अगर उसमें क्षमता की देखी जाए तो ये प्लेटफॉर्म आधारित नहीं है, बल्कि जिस तरह से मार्शल कपूर भी बता रहे हैं कि बहुत से उसमें एआई है, एआई सेंसर है, डेटा नेटवर्क है, इनके ऊपर ये आधारित ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसके लिए जो भारत का रक्षा उद्योग है वो किस तरह से तैयार है, इस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल सही बोला मार्शल कपूर ने कि जो मापदंड है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स के हिसाब से भारत जो है वो काफ़ी आगे है और खाली अमेरिका और रूस के बाद तीसरा नंबर पे आता है। जहाँ तक हमारी औद्योगिक क्षमता की बात है, हमारी औद्योगिक क्षमता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जब से मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव शुरू किया है और आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया गया है, हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर की हैं वो भी अब हमारे प्रोडक्शन के अंदर अच्छा रोल निभाना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए तो जो C295 है वो टाटा ने ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है और पहला एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उड़ना शुरू हो गया है। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की बात की जाए तो एमका फाइटर के लिए 3 कंपनियों को जो शॉर्टलिस्ट किया गया है उसमें लार्सन ट्यूब्रो, टाटा और भारत फोर्ज हैं। और ये अगर प्रोग्राम जब भी शुरू होता है, एक दो साल में जब शुरू होता है, तो हम देखेंगे कि भारत एकदम अग्रिम श्रेणी में आ जाएगा फाइटर एयरक्राफ्ट के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर्स बनाने के लिए। और एक बार ये फाइटर्स हमने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया तो हम पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे इस सेक्टर में जिसमें कि हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं थे, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का है। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बनाना शुरू हो गया है और हेलीकॉप्टर्स तो हम पहले से भी बना रहे थे। आगे जो मैं कहना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमको चाहिएंगी इंटीग्रेशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए और IAAC के लिए, उसके लिए भी अब हमारा देश पूरी तरह से तैयार है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके लिए विदेशी कंपनियों के साथ अच्छा टाई अप किया जा रहा है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जिस तरह से भारत का डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए पार्टनरशिप की बात की है, तो थोड़ा बहुत गैप हम लोगों के यहाँ बचा है इंडस्ट्री के अंदर, वो इन पार्टनरशिप के द्वारा हम लोग पूरा कर पाएंगे। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि इंडियन इंडस्ट्री जो न्यूक्लियर सबमरीन बना सकता है, जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट बना सकता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकता है, उसको फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। एरो इंजन जो एक प्रॉब्लम हम लोगों का पहले भी था, उसके लिए भी आज बात की जा रही है जिसमें कि पार्टनरशिप्स के साथ हम लोग उसको इंडिया में बनाना शुरू कर पाएंगे। एक बार हम लोगों ने ये एमका प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि हम विश्व के उन देशों में गिने जाएंगे जो फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अब पूरी तरह से अपने देश में बना पाएंगे और उसके लिए एक विदेश में एक्सपोर्ट के लिए भी, उसका निर्यात के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बने रहेगा। बिल्कुल, इन्हीं अवसरों पर हम बात आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। बने रहिए TG न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल कपूर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ चुनौतियां इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भविष्य का दृष्टिकोण है वो भी भारत का दिखाई देता है। भविष्य की तैयारी का रोड मैप जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि 114 अतिरिक्त राफेल पर विचार है, अवाक्स है, रिफ्यूलिंग टैंकर है, आई स्टार क्षमताओं के विस्तार की योजना है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार के ध्यान में भी ये चुनौतियां हैं और इनको देखकर कदम दर कदम आगे बढ़ा जा रहा है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जो वायुसेना की बढ़ाने की क्षमता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट आज की डेट में करीब 1000 से 1200 करोड़ है, और अगर आपको 114 लेने हैं तो आपको करीब 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ उन जहाज़ों को भारत में ला के उसको एस्टेब्लिश करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इतना पैसा भारत को, सरकार को एक साथ निकालने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है। तो विकल्प तो एक ही है कि हम अपनी खुद क्षमता को बढ़ाएं, और जैसा कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि भारत में जो 5th जनरेशन फाइटर हैं उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। बट ले दे के, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बात इंजन पे आके अटक जाती है, तो इंजन इस एमका में जो प्राइवेट सेक्टर को दिया है वो भी अमेरिकन है, और वो उन्होंने अपनी कीमत 3 गुना बढ़ा दी है। अमेरिकन जी कंपनी ने जो G414 इंजन इस एमका में लगना है, उसका पहले कोटेड रेट करीब 80 करोड़ रुपए था पर इंजन का, और अभी उन्होंने 200 से ऊपर करोड़ पर इंजन की वैल्यू डाली है। उसके अलावा इन्होंने 6000 करोड़ रुपया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मांगा है। तो जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम खुद भारत अपनी क्षमता, तो इंजन एयरक्राफ्ट का, फाइटर जेट का इसी क्षमता को, इसी आत्मनिर्भरता को विशेषकर रक्षा क्षेत्र में ये रिपोर्ट किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उसकी पुष्टि करती हुई भी दिखाई दे रही है। संजीव जी आपका और भार्गव जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।